Hello everyone, so in this video we'll discuss about the chapter number 4 of NCERT class 12 physics, that is moving charges and magnetism की NCERT highlights को हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में डिस्कस है जो करने वाले हैं. So let's start it. So this chapter is basically dealing with the मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना. यानी कि आपके पास कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये कुछ बातें हैं जो इसमें आपको यहाँ पर लिखी हुई होंगी. जैसे आपने क्लास 10th में भी है जो रीड किया होगा कि आपका जो ओस्टेड थे उन्होंने ये चीज़ सबसे पहले फाइंड की थी, ऑब्जर्व की थी अपने एक्सपेरिमेंट में कि एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू या कंडक्टिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट हो सकता है. ठीक है, तो उनका एक्सपेरिमेंट था. तो इसमें यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है. अब यहाँ पर आपको आ जाना है कुछ नई चीज़ों की तरफ. जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा है रेडियो वेव्स आर डिस्कवर्ड बाय द हर्ट्ज एंड प्रोड्यूस्ड बाय द जेसी बोस. ठीक है, एंड जी मार्कोनी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सवाल देखने को मिल सकता है. ठीक है, सो आई वुड से कि इसको आपको याद रखना चाहिए. इज इट क्लियर कि आपकी जो रेडियो वेव्स थी वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, वो हर्ट्ज के द्वारा डिस्कवर की गई थी. लेकिन सबसे पहले उनको लैब में या मैन्युअली किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, तो जेसी बोस के द्वारा, मार्कोनी के द्वारा, और ये जो है प्रोड्यूस की गई थी 19th सेंचुरी के अंदर में. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं. हमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करनी है. ओके जी, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है हमें. यहाँ पे लिखा है एज पॉइंटेड द चैप्टर नंबर 1 द फील्ड दैट इज ई, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इज नॉट जस्ट ए आर्टिफैक्ट बट हैज फिजिकल रोल. इट कैन कॉन्वे एनर्जी मोमेंटम एंड इज नॉट स्टैब्लिश इंस्टेंटेनियसली बट टेक अ फाइनाइट टाइम टू प्रोपेगेट. मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक आर्टिफैक्ट नहीं है, मतलब कोई एक कल्पना नहीं है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. उसको इसका एक फिजिकल रोल होता है. साथ में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फिजिकल रोल है, उसको आप कैसे एक्सपेरिमेंटली जज कर सकते हो, क्योंकि इसके पास मोमेंटम भी होता है और साथ में ये इंस्टेंटेनियसली यानी एकदम से इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता. एकदम से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, उसको इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ टाइम है जो लग रहा होता है. ओके, आगे बढ़ जाते हैं. हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे डिस्कस करनी है हमें. देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ लिखा है द Earth has a magnetic field of 3.6 into 10 to the power -5 टेस्ला. यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 3.6 into 10 to the power -5 टेस्ला. तो इतनी वैल्यू हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की होती है. ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव अहेड. तो यहाँ पर है जो आपको आ जाना है. यहाँ पर क्या आपको हेडिंग दे रखी है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था, यानी कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ होता था और जो आपका बायोट-सैवर्ट लॉ है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है. तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस करनी है. तो अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों जो फोर्सेज होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं, है ना. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये इन्वर्सली डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पर. ठीक है, इन्वर्सली डिपेंड करने का क्या मतलब होता है, इन्वर्सली डिपेंड करने का मतलब होता है कि ये लोग 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के. ठीक है, तो ये मतलब होता है आपके इन्वर्स लॉ का. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फोर्सेस लॉन्ग रेंज के होते हैं और साथ में ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहे होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर. ठीक है, साथ में ये लोग क्या करते हैं, ये सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहे होते हैं, है ना. आपका बायोट-सैवर्ट लॉ है चाहे आपका कूलम्ब्स लॉ है, दोनों पर आपका जो प्रिंसिपल है, सुपर पोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो सकता है. वहीं अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता था वो एक स्केलर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता था. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर सोर्स? स्केलर सोर्स का मतलब होता था एक ऐसी चीज़ जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, यानी वो मोशन नहीं कर रही है ना, वो स्टेबल है. ठीक है, और एक ऐसी चीज़ जो कि मोशन कर रही है तो उसके पास कोई डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता था वो एक ऐसे सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था जो कि स्टेबल है, मतलब एक जगह पे रखा हुआ है, स्टिल है. ठीक है, स्टेबल नहीं बोल सकते, स्टिल बोल सकते हैं, रेस्ट पर है ना.
लेकिन अगर वही चार्ज आपके मूव करने लगे, वही सोर्सेज आपके मूव करने लगे, तो उसकी वजह से आपको क्या प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, बायोट-सावर्ट लॉ के बीच में और इसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक ऐसे सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है जो कि रेस्ट पर था, और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है जो कि मोशन में था। इज इट क्लियर? अगर और बातें हम देखें इसमें, एक और आपको जो बेसिक डिफरेंस इसमें समझना है वो ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होता है। अलोंग इन द सेंस यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल है जो बना रहा होगा, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो बायोट-सावर्ट लॉ में क्या होता है, एक एंगल डिपेंडेंसी आपको देखने को मिल रही होती है। लेकिन अगर हम कूलम्स लॉ में देखें तो ऐसा कोई भी डिपेंडेंसी आपको नहीं देखने को मिलती एंगल से रिलेटेड। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट न्यू इन कंटेंट फ्रॉम द बायोट-सावर्ट लॉ। यानी कि जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ था, ठीक है, इस चैप्टर में आप कई लॉ पढ़ रहे होते हो जैसे बायोट-सावर्ट लॉ, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ अलग से नहीं है, वो भी आपको बायोट-सावर्ट लॉ जैसा ही है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं, ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन है जो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ भले ही अलग अलग फॉर्मूले हैं इनके, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये लोग एट द एंड आपको रिलेशन बता रहे हैं किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और करंट के बीच में। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ होता है वो सिर्फ स्टेडी करंट के लिए एप्लीकेबल होता है। स्टेडी करंट क्या होते हैं, ऐसे करंट जो कि टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट लगातार फ्लो हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी इस करंट के फ्लो होने का मतलब मान लीजिए अभी इसके थ्रू जो है आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा वोल्टेज के साथ, यानी कि आप बोल सकते हो 6 एम्पेयर के साथ करंट फ्लो हो रहा है और कुछ देर बाद आपको जो है यहाँ पर है 1.5 का एम्पेयर का जो है करंट देखने को मिलेगा। मतलब टाइम के साथ करंट की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तभी जाकर आप क्या कर रहे हो, एम्पियर सर्किटल लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हो। यानी सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेडी करंट के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर इस वायर के थ्रू 6 एम्पियर का करंट पास हो रहा था तो ऑन एन एवरेज इस वायर के थ्रू 6 एम्पियर का करंट ही पास होना चाहिए, है ना। एकदम से इतना बड़ा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर है, आपको चीज़ें क्या बताई हुई है यहाँ पर, यह है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, है ना। मान लीजिए आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स है या वायर्स है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर आपको लिखी हुई है चीज़ें, ये वाली चीज़। तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझ सकते हो कि जो आपका फोर्स है बी ए वो इक्वल है माइनस ऑफ ए बी के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट है ना, वैलिड है। क्योंकि जितना फोर्स यहाँ पर आपके पास बी ए का है उसका जस्ट नेगेटिव ए बी के पास है ना। यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स है दोनों का। और इक्वल और अपोजिट जो ये कीवर्ड्स है ये आपके पास कहाँ होते थे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में होते थे, है ना भाई। अगर आपने जो आपके पास मान लीजिए आपके पास ये बॉडी ए है और ये आपके पास बॉडी नंबर 2 है, बी है, तो अगर ए बॉडी बी वाले के ऊपर F1 से फोर्स लगा रही है तो बी वाली बॉडी ए के ऊपर -F1 से फोर्स लगाएगी। -F1 इन द सेंस कि डायरेक्शन जो है बदल गई, है ना। इधर आपकी इधर वाली डायरेक्शन है फॉरवर्ड, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए -F1 आया। यानी आप सिंपल ये बोल सकते हो कि F1 फोर्स से ही इसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर भी आपको है जो याद रखनी है कि आपका जो कंडक्टिंग वायर्स के पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है वो
न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ वैलिड होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक चीज़ और जो है इम्पोर्टेंट दे रखी है, दैट इज एम्पेयर की डेफिनेशन। देखिए मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि एम्पेयर की डेफिनेशन, आप जो जेन्युइन डेफिनेशन है वो चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्रेजेंट चैप्टर में पढ़ रहे होते हो, तो वो डेफिनेशन है क्या। यहाँ पे लिखिए, देखिए द एम्पेयर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट विच व्हेन मेंटेन बिटवीन द two long straight parallel conductors of negligible cross section and placed at 1 meter apart in vacuum would produce on each other these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 newtons per unit of length। देखिए कुछ समझ नहीं आया तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर है ये और एक कंडक्टर है ये। अब जैसा कि मैंने इन कंडक्टर्स को बनाया है बिल्कुल पतला, ऐसे ही आपको एज्यूम करना है, यानी कि ऐसे कंडक्टर्स जिनका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। क्रॉस सेक्शन इन द सेंस कि उनका जो मोटाई है ना, कि वो कितने जो उनकी जो डायमीटर है वो कितना है, तो वो नेग्लिजिबल है। मान लीजिए बिल्कुल पतले से वायर है, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, वो है मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है। मैंने क्या कहा, उनके बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर के बराबर। तो मैंने इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर के बराबर अज्यूम कर ली। और ये रखे हुए कहाँ हैं, ये रखे हुए कहाँ हैं, ये रखे हुए हैं एक वैक्यूम के अंदर, है ना। मान लीजिए आपके पास ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, और ये लोग क्या रखे हुए, एक वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं, और इन दोनों वायर्स के बीच में 1 मीटर की दूरी है। साथ में ये वायर्स क्या कर रहे हैं, ये वायर्स क्या कर रहे हैं, ये वायर्स अपने थ्रू एक करंट को पास कर रहे हैं। कैसा करंट पास कर रहे हैं, स्टेडी करंट पास कर रहे हैं, यानी एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, ठीक है। उस करंट की वैल्यू को हम मान लेते हैं आई। दोनों में आई ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपने इक्वल माने हुए बिल्कुल कंडक्टर्स बिल्कुल इक्वल हैं, है ना, 1 मीटर की दूरी पर है, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो आई की वैल्यू दोनों में सेम है। साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये दोनों के दोनों जो कंडक्टर है ये एक दूसरे की तरफ कुछ फोर्स है जो लगा रहे हैं, और वो फोर्स कितना है, तो वो फोर्स है 2 into 10 की पावर 7 माइनस 7, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, एक मिनट, -7 न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर की है, ठीक है। तो जो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो एक्चुअली में ये फोर्स ही है, क्योंकि लेंथ तो आपके मतलब जो आपकी लेंथ है, दिस इज बेसिकली 1 मीटर जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आप एक दूसरे के ऊपर लगाएगा वो कितना है, वो है 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है, तो एम्पेयर की डेफिनेशन ये है कि इस पूरे सेटअप के लिए जो ये आई की वैल्यू आएगी इसी को आप 1 एम्पेयर बोलोगे। यानी 1 एम्पेयर वो करंट होता है जो कि दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स के बीच में लग रहा होता है, अगर वो 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं, और एक दूसरे के ऊपर 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगा रहे हैं, तब वो जो करंट उनके थ्रू फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे एम्पियर, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट थिंग हियर। ओके, सो हियर वी गो, वी हैव द इम्पोर्टेंट थिंग्स हियर। देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ये चीज़, गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल विद मैनी टर्न्स। और जो आपको याद रखना है यहाँ से वो ये है कि गैल्वेनोमीटर में एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होती है, उसका यूज़ क्या होता है, तो वो क्या कर रही होती है, वो हमारे जो हमारा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको क्या कर रही होती है, फील्ड को रेडियल कर रही होती है, और ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही होती है। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में समझ में आएगा, ये डायग्राम है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द आयरन कोर, ठीक है, दिस इज द आयरन कोर। तो इस आयरन कोर का काम क्या है, इस आयरन कोर का काम ये है कि जो आपकी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है इनको रेडियल करना, रेडियल इन द सेंस कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी ये इस कोइल के ऊपर डायरेक्टली परपेंडिकुलर आए,
परपेंडिकुलर आके गिरे एकदम से, उसको बोलते हैं रेडियल। और जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है तो उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम ये बोलते थे कि आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसका काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, और कभी कभी क्या कर रहा होता है, कोई छोटा करंट यानी वेरी स्मॉल करंट को मेजर भी कर सकता है। जैसे माइक्रो एम्पेयर में आपके पास करंट है तो उसको मेजर करने का काम भी गैल्वेनोमीटर कर लेता है। तो हम गैल्वेनोमीटर को पूरी तरीके से करंट नापने के लिए यूज़ क्यों नहीं कर लेते, है ना? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। देखिए, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट as such be used as an ammeter to measure the value of current in given circuit. This is for two reasons. इसके पीछे दो कारण हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। It gives full scale deflection for current in the order of micro ampere. यानी अगर आप माइक्रो एम्पेयर का मतलब क्या होता है, 10 to the power -6 इतना एम्पियर अगर आप इस ऑर्डर का अगर आप करंट पास करते हो तब भी गैल्वेनोमीटर में पूरा डिफ्लेक्शन जो है देखने को मिल जाता है, पूरी सुई घूम जाती है लास्ट तक, फुल डिफ्लेक्शन जो है देखने को मिल जाता है। तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, यानी कि आप इसे करंट को नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो छोटा मोटा करंट डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट कर देगा बस कि यहाँ पे करंट है, लेकिन आप करंट को मेजर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। बहुत ही स्मॉल ऑर्डर के करंट में भी ये फुल डिफ्लेक्शन दे देता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा करंट पास करोगे तो ये तो पूरा खराब ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्या करना, आपको वाकई में करंट को मेजर करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को एममीटर में कन्वर्ट है जो करना पड़ेगा। अब एममीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर मेजरिंग करंट द गैल्वेनोमीटर हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज has a large resistance. This will change the value of current in the circuit. To overcome the difficulty when it is a small resistance, that is shunt resistance in parallel with the galvanometer. तो आप क्या कर रहे होते हो, आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस है जो लगा रहे होते हो। इससे गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर एममीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। So that's it for the video. Hope you have subscribed to the channel and liked the video.